नमस्कार साथियों, पिछली कक्षा में हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज उन्हीं पॉइंटों को यानी उन्हीं बिंदुओं को आपस में जोड़कर एक कहानी की तरह बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा कैसी थी, इसका उदय यानी इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसकी नींव कैसे पड़ी। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। शुरुआत करेंगे हम इसके परिचय से। हमारे देश में आज भी अन्य देशों का सम्मान उसी तरीके से बरकरार है जैसा कि प्राचीन काल और मध्यकाल में होता था। यहाँ की भोली भाली जनता ने दूसरों पर विश्वास किया, लेकिन अन्य देशों ने धोखा देकर यहाँ की अमूल्य संपत्ति जैसे सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात आदि को लूटकर अपने साथ ले गए और साथ ही यहाँ की कला, सौंदर्य और संस्कृति को भी नष्ट किया। उत्तरी सीमा पार के शासक यहाँ पर हमेशा आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, इन आक्रमणकारियों में पहला नाम पर्सिया यानी ईरान के राजा साइरस 538 से 530 ईसा पूर्व है ना, इस राजा यानी साइरस का नाम आता है। उसने इसके यानी भारत के उत्तरी सीमावर्ती राज्य यानी गांधार पर आक्रमण करके उसके एक भाग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मेसोडोनिया यानी यूनान ग्रीस के राजा सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में आक्रमण किया भारत पर और वह तक्षशिला के राजा आम्भी के सहयोग से बढ़ा था। ठीक है, उनका सहयोग लेकर ही आगे बढ़ा था, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे अपने देश जो है वापस लौटना पड़ा था, वो नहीं आ पाया था। ठीक है, आगे ईसा की 5वीं सदी में इसकी उत्तरी सीमा पर मतलब भारत की उत्तरी सीमा पर हूणों ने आक्रमण शुरू किए, परंतु ये गांधार से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, गुप्त काल में इन्हें वहाँ से भी खदेड़ दिया गया। इसके बाद इस देश पर अरबों का आक्रमण शुरू हुआ, परंतु इनके आक्रमण लूटपाट तक सीमित नहीं रहे। 12वीं शताब्दी में अफगान के राजा मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, परंतु वह पराजित हुआ और वह लौट गया। सन 1192 में उसने 11वीं बार आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्यों को रौंदता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली के तत्कालीन मतलब उस समय के जो हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनसे उसका तराइन के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बना लिया। वह स्वयं तो यहाँ से लूटकर भारी माल लेकर अपने देश वापस लौट गया, परंतु उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया है ना। जाते जाते उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक घोषित करके वो चला गया। बस यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहीं से मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी, यहीं से शुरुआत हुई थी। इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके वंशजों को गुलाम वंश की संज्ञा दी है। ठीक है, गुलाम वंश के बाद भारत में क्रमशः मतलब इसी क्रम में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश और मुगलक वंश का शासन रहा। सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश के बाद में लोदी वंश के बाद में मुगल वंश का शासन रहा। ठीक है, मुगल काल में औरंगजेब ने 1659 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। वह बड़ा कट्टरपंथी था। कौन? औरंगजेब। उसने इस्लाम धर्म ना मानने वालों के ऊपर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। किस लिए लगाया था? जो इस्लाम धर्म नहीं मानते थे उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया गया था। ठीक, परिणाम स्वरूप चारों ओर विद्रोह की आग भड़क उठी और औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम चरण में ही मुगल साम्राज्य का वैभव समाप्त होने लगा है ना। इस जजिया कर के कारण ही कुछ ज़्यादा अत्याचार हो गया है ना। लोग भड़क उठे, विद्रोह फैला दिया, जिससे इसका वैभव जो था, जो बना बनाया था, वो समाप्त होने लगा। इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को मुस्लिम काल की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये था मुस्लिम कालीन शिक्षा का संक्षिप्त परिचय। अब हम बात करेंगे आगे मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य लक्षणों की, यानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य लक्षण कौन कौन हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य लक्षण
हमारे देश में मध्यकाल में मुसलमान शासकों के सहयोग से एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, इसके संबंध में 3 तथ्य उल्लेखनीय हैं। शिक्षा का प्रशासन, वित्त और संबंध में, इसके संबंध में जो था 3 तथ्य जो हैं उल्लेखनीय हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के लक्षणों के अंतर्गत ये आता है। ठीक, पहला है निःशुल्क शिक्षा। मकतब और मदरसों में छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। ध्यान से देखिएगा, निःशुल्क शिक्षा। मकतब और मदरसों में छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। मदरसों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन एवं वस्त्र भी निःशुल्क दिए जाते थे। पढ़ो पढ़ो और ऊपर से तुमको खाने के लिए भी फ्री में दिया जाएगा। ठीक, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। इससे बढ़िया सुविधा कहाँ होगी भाई उस समय मुस्लिम शासकों के, मुस्लिम बच्चों के लिए, है ना। दूसरा था राज्य का परोक्ष नियंत्रण। इस काल में सभी मुगल बादशाहों ने मकतब और मदरसों को आर्थिक सहायता दी। देखो, मुस्लिम काल में भी जैसे बौद्ध काल में था कि वहाँ उस समय के तत्कालीन जो राजा महाराजा थे, बादशाह थे, बादशाह तो मुस्लिम में थे, है ना। उस समय के जो राजा महाराजा थे बौद्ध काल में, उन्होंने बौद्ध काल में काफ़ी दान दक्षिणा, उपहार, भेंट, है ना, मतलब इन सारी चीज़ों से जो है सहायता प्रदान की थी। इसी प्रकार मुस्लिम काल में क्या हुआ, सभी मुग़ल बादशाहों ने भी मकतब और मदरसों को आर्थिक सहायता दी, जिससे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, अच्छे से पढ़ सकें, है ना। शासन में उच्च पदों पर आसीन लोग भी आर्थिक, आगे देखते हैं, सहायता देते थे। मतलब कुल मिलाकर जो इस्लाम धर्म प्रेमी थे वो पीछे नहीं रहे। किसमें? वो चाहते थे कि पढ़ाया लिखाया जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे वो आगे चलकर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। हर तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते थे, है ना। उनसे कोई फीस नहीं लेते थे, चाहे मकतब हो चाहे मदरसा हो, उनको खाने पीने के लिए भी देते थे और उनके कपड़े की व्यवस्था भी करते थे। और अगर और समस्या आ रही है तो उनको क्या करते, छात्रवृत्ति भी देते थे। कुल मिलाकर वो चाहते थे कि वो कैसे भी आगे पढ़े। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षा की पाठचर्या। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली 2 स्तरों में विभाजित थी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे और उच्च स्तर पर अरबी एवं फारसी के अलावा दूसरे विषय वैकल्पिक रूप में पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा की पाठचर्या के पहले स्तर की। तो पहला स्तर है प्राथमिक स्तर की पाठचर्या। ठीक, इस प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, यानी छोटे छोटे जो वर्ण नहीं होते हैं, पाई मात्रा ककहरा वगैरह जैसे हम लोग कहते हैं, वैसे कुरान शरीफ का 30वां भाग, लिखना पढ़ना, अंक गणित, पत्र लेखन और बातचीत तथा अर्जीनवीसी पढ़ाई और सिखाई जाती थी। ठीक है, बच्चों को प्रारंभ से ही कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटाई जाती थीं और इस्लाम के पैगंबरों और मुसलमान फ़कीरों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थीं। ठीक है, बच्चों के नैतिक विकास के लिए शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थी। करेक्शन कर लीजिएगा, पीछे थोड़ा गड़बड़ हो गया था महत्वपूर्ण पॉइंटों में। शेरदादी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन हैं? गुलिस्तां और बोस्तां शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ये इनमें नैतिक ज्ञान होता था। ठीक है, इसके अलावा अरबी फारसी के कवियों की कविताएं पढ़ाई जाती थीं। इसके अलावा अरबी फारसी के कवियों की कविताएं पढ़ाई जाती थीं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस काल के प्रारंभ से ही बच्चों के उच्चारण और लेख पर बहुत ध्यान दिया जाता था और उन्हें शुद्ध उच्चारण और सुलेख का अभ्यास कराया जाता था। ठीक है, उच्च स्तर की पाठचर्या। इस शिक्षा प्रणाली में हम बात कर रहे हैं अब मुस्लिम कालीन शिक्षा की पाठचर्या के दूसरे स्तर की, यानी उच्च स्तर की पाठचर्या की। ठीक है, इस शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम अति विस्तृत था। इस स्तर पर, यानी इस स्तर की पाठचर्या को 2 भागों में बांटा गया था। उच्च स्तर की पाठचर्या को मुस्लिम काल में भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला था लौकिक, दूसरा था धार्मिक।
जैसे सब में बांटा गया है, बौद्ध काल में था, फिर ये वैदिक काल में था, उसी तरीके से मुस्लिम काल में भी था। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम लौकिक पाठचर्या की। इसमें क्या था, अरबी तथा फारसी भाषाएं एवं उनके साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इस्लामी कानून, शिक्षा, चिकित्सा और विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा को स्थान दिया गया। लौकिक पाठचर्या में जो भौतिक जीवन से बालक के जुड़ी हुई हों, जिनका बालक वास्तव में इस्तेमाल कर सके, वास्तविक दुनिया में इनका इस्तेमाल करके अपना जीविकोपार्जन कर सके, है ना, लागू कर सके व्यवहार में, ये थी लौकिक पाठचर्या। इसमें वो सारे विषय आते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे धार्मिक पाठचर्या की। धार्मिक पाठचर्या में क्या क्या था उसको देखते हैं। धार्मिक पाठचर्या में कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरीयत यानी इस्लामी कानून, शरीयत का मतलब होता है इस्लामी कानून, को स्थान दिया गया था धार्मिक पाठचर्या में। मतलब कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरीयत को स्थान दिया गया धार्मिक पाठचर्या में। ठीक, अकबर बादशाह उदारवादी था। जो अकबर था, अकबर बादशाह वो उदारवादी था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, इसलिए उसने कुछ मदरसों में संस्कृत भाषा, वैदिक धर्म दर्शन और वैदिक साहित्य की शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई थी। ठीक है, जिससे एक धर्म दूसरे धर्म के बारे में जान सके। हम बात कर रहे हैं भारत की मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। ठीक है, हम किसी और देश की नहीं। आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खानी मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर बिस्मिल्लाह खानी की रस्म से होती थी। देखो, शुरुआत जो होती थी बच्चे की, जो पढ़ने लिखने की जो शुरुआत होती थी, वो बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होती थी। ठीक है, जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाता था। ठीक है, अगर एक दिन आगे पीछे हो गया तो फिर 5 साल 5 माह 5 दिन का हो जाए, है ना, ऐसे मतलब होगा। इस तरीके से ये संस्कार दिया जाता था, है ना। इसमें क्या होता था, बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक यानी जो उस्ताद होता था, हम लोग जैसे टीचर वगैरह होते हैं, उसमें क्या था, उनके उस्ताद या मौलवी के सामने उपस्थित किया जाता था। मौलवी बच्चे से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहरवाते थे, कहते थे और बच्चे को दोहराने के लिए कहते थे। और जो बच्चे कुरान शरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे, उनसे केवल बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण ही करवाते थे, है ना, कि केवल तुम इतने कह दो बस हो गया तुम्हारा काम। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। ठीक, और इसके बाद बच्चे को मकतब में प्रवेश दे दिया जाता था, मकतब में उसकी एडमिशन ले लिया जाता था, चलो तुम्हारा एडमिशन हो गया। ठीक, उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं इसकी शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी। देखो, प्राथमिक स्तर पर जो था मकतब, मदरसा और खानकाह, ये प्राथमिक स्तर पर होते थे। मकतब, मदरसा और खानकाह, ये 3 जो थी शिक्षण संस्थाएं, ये प्राथमिक स्तर की होती थी, मकतब, मदरसा और खानकाह। ठीक, दरगाह और कुरान स्कूल जो थे उच्च शिक्षा के लिए थे, उच्च शिक्षा के स्तर के लिए थे, है ना, उच्च शिक्षा के लिए थे दरगाह और कुरान स्कूल। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतब में, दरगाह में, खानकाह में होती थी। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। ठीक, ये क्या हो गया, मकतब अलग होता है, मदरसा अलग होता है। हाँ जी, इसमें आना चाहिए। ठीक, मुस्लिम शिक्षा के केंद्र, अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों के बारे में कि उस समय कौन कौन से केंद्र थे जो फेमस से प्रसिद्ध थे। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र, मध्यकाल में मुस्लिम बादशाहों ने अपने राज्यों के मुख्य नगरों में बड़े बड़े मदरसे और पुस्तकालय का निर्माण कराया। मध्यकाल में मुस्लिम बादशाहों ने अपने राज्यों के मुख्य नगरों में, है ना, जिसे राजधानी में बड़े बड़े मदरसे और पुस्तकालय का निर्माण कराया और इन्हें उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया। ठीक है,
दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, मालवा, बीदर आदि मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, इस पूरी मुस्लिम कालीन शिक्षा को ध्यान से पढ़ने तथा समझने के बाद अब हम इसके पूरे निचोड़ को यानी निष्कर्ष को पढ़ेंगे। तो चलिए इसके निष्कर्ष को पढ़ते हैं। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा का विकास हुआ। मुस्लिम शिक्षा मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का काफ़ी योगदान है। ठीक है, आज देश भर में जो मकतब और मदरसे दिखाई दे रहे हैं ये भी इसी शिक्षा प्रणाली की देन है। देवबंद का दारुल उलूम तो इस्लाम धर्म की शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र है। देश विदेश के इस्लाम धर्मावलंबी इसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था की निरंतरता इसी प्रणाली का परिणाम है। ठीक है, जो उस समय से आज तक अरबी, फारसी और उर्दू शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी जो निरंतरता है, जो लगातार चली आ रही है, ये इसी प्रणाली का परिणाम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा से शुरू करेंगे। ठीक है।